Hello everyone, welcome to NPrep, the most advanced educational applications and YouTube channel और द इंडिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड टू नॉर्सेट 6। बहुत जल्द आपका नॉर्सेट 6 आने वाला है। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो आप सॉल्व कर देते हो, लेकिन वही क्वेश्चंस अगर थोड़े से घुमाकर थोड़े से टिपिकली पूछे जाते हैं तो वो आपसे मिस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह क्रैक करना है, क्या उनमें इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, क्या इनमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है और कहाँ आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन के बीच में छुपा होता है और उसे किस तरह ढूँढना है, उसकी एक जनरल ट्रिक, उसकी एक जनरल प्रैक्टिस मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं कि मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन एंड ऑल दिस। ये सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको कहीं भी इजीली मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर फार्माकोलॉजी से पूछा जाता है तो उसे किस तरह टैकल करना है, उस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। तो चलिए आज के थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव द व्हाट यू डू। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, तो आपको अपने काम से प्रेम करना होगा, अपने काम से प्यार करना होगा। यही चीज़ हमारी स्टडी के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है कि आपको अगर अपना गवर्नमेंट सिलेक्शन पाना है, तो आपको सबसे पहले अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को प्राइमरी बनाना होगा। प्राइमरी बनाने से मतलब है कि सबसे पहले आपको अपनी स्टडी को रखना होगा। अगर आपने दूसरे एसेसरी वर्क्स को प्रायोरिटी दी रखी है, बीच में टाइम मिल मिल गया तो पढ़ लिए, नहीं मिला तो नहीं स्टडी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देनी है, अपनी स्टडी को लव करना है एंड यू डेफिनेटली गेट द सिलेक्शन इन द नॉर्सरी एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है, जस्ट टू प्रैक्टिस, कि विच पेनिसिलिन इज इफेक्टिव बोथ ओरली एंड पेरेंटली। अब देखो यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा होता है या क्या आपको हिंट्स दिए होते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऑप्शंस को सारे पढ़ रहे हैं, कभी भी आपको फर्स्ट ऑप्शन इजी देखते हुए किसी भी एग्जाम के अंदर फर्स्ट ऑप्शन इजी देखते हुए उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। सब्र रखना है, थोड़ा सा अपने आप में धैर्य रखें, पेशेंस रखें और क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें, ऑप्शंस को प्रॉपर पढ़ें और उसके बाद अपना राइट आंसर जो है अपनी हायर प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आंसर करें। तो देखो इसमें क्या करा है, विच पेनिसिलिन, भाई क्या पूछ रहा है, पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कौन सा पेनिसिलिन का टाइप है जो कि ओरली और पेरेंटली बोथ रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर पेनिसिलिन जो ग्रुप है उसमें से वो एंटीबायोटिक बतानी है जिसकी ओरल फॉर्म में मेडिकेशन भी आती है और उसके इंजेक्शंस भी आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके हॉस्पिटल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट सेट्स के अंदर जो अभी ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू अपडेट इन द पेपर स्ट्रेटजीज, उसमें हॉस्पिटल वर्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाने वाला है। उसी से रिलेटेड ज़्यादातर आपके प्री एंड मेंस के अंदर आने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको हॉस्पिटल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस से रिलेटेड वर्क, ये जो क्वेश्चंस है उन्हें आपको थोड़ा सा अच्छे से रेडी करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोक्सासिलिन, सेकंड ऑप्शन है एम्पिसिलिन और फोर्थ ऑप्शन है ऑफ्लोक्सासिन। तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ये तीन ऑप्शन जो हैं दे आर रिलेटेड टू पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिकेशन है, लेकिन एक वर्ड आया है ऑफ्लोक्सासिन। ऑफ्लोक्सासिन फ्लूरोक्विनोल्स ग्रुप की मेडिकेशन है। फ्लूरोक्विनोल, क्विनोल और फ्यूरोक्विनोल जो ग्रुप है
उसकी मेडिकेशन है, ये सेकंड जनरेशन ड्रग है। मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट जनरेशन ड्रग में आपके नॉरफ्लॉक्सासिन आती है और सेकंड जनरेशन ड्रग्स में आपकी ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन ये सब ड्रग्स आती हैं। तो ये एक तो सीधा का सीधा ही एलिमिनेट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्डली ये तो बाहर हो गया कि डी तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता। अब बचे हैं 3 ऑप्शन। देखो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रिस्क और नॉट रिस्क किस क्वेश्चन पे आपको उठाना है, उसका प्रॉपर मेथड अपनाएं। जब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, पेनिसिलिन ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स मैंने हॉस्पिटल वर्क के दौरान यूज़ की है, पेशेंट्स को लगाई है, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना जब है, तो आपको प्रॉपर अपना एक ऑप्शन का एलिमिनेशन करके मिनिमम ऑप्शंस को लेके आना है और उन मिनिमल ऑप्शंस में से अपनी प्रायोरिटी को सर्च करना है। अब जैसे कि मैंने एबीसीडी ऑप्शंस में से डी को बाहर कर दिया कि ऑफ्लॉक्सासिन तो कतई नहीं हो सकती, ये तो पेनिसिलिन ग्रुप की है ही नहीं, ये तो फ्लूरोक्विनोल्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो कि सेकंड जनरेशन ड्रग है। अब बचे हैं 3 ऑप्शन, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन। अब आप देखोगे आपने अपनी लाइफ में कौन सी ओरल मेडिकेशन यूज़ की है? क्या आपने एम्पिसिलिन यूज़ की है ओरल मेडिकेशन में? क्या आपने क्लोक्सासिन यूज़ की है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्लोक्सासिलिन का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये भी हमारे ग्रुप से बाहर हो गई। फिर बची 2, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन की टैबलेट्स भी आती है, एमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन भी आता है। जबकि एम्पिसिलिन जो है वो मोस्टली आपके इंजेक्शन फॉर्म में ही आती है। द राइट आंसर इज एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन की ऑगमेंटिन और डिफरेंट ब्रांड के साथ मेडिकेशन आती है। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम को एलिमिनेट करके आती है। 6 to 25 की एडल्ट डोज आती है। तो एमोक्सिसिलिन इज द राइट आंसर। पेनिसिलिन ग्रुप की एमोक्सिसिलिन जो है उसकी एंटीबायोटिक ओरल फॉर्म में यानी टैबलेट फॉर्म में भी आती है और आपके इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। तो ये एक मेथड है एलिमिनेशन करना, क्वेश्चन को, ऑप्शंस को और प्रॉपर अपना राइट आंसर की तरफ मूव करना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सिनेरियो बेस्ड। देखो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से कभी भी डरने की जरूरत आपको नहीं। मैं ये कहता हूँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए होते हैं कि आपको राइट आंसर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना। क्योंकि अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा तो एक स्टोरी बनाई जाती है, एक थीम बनाई जाती है। मैं लोकली अगर बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि बात का बतंगड़ बनाया जाता है। ठीक है, एक स्टोरी बना के आपको दी जाती है। उस स्टोरी में से आपको सही सही वर्ड पकड़ने हैं और आपका आंसर अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपका क्वेश्चन जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट इज टू रिसीव। देखो एक चीज़ और याद रखना, स्पेशली वो लोग जो हिंदी मीडियम से ज़्यादा 12th तक पढ़ के आए हैं, उन्होंने सीबीएसई नहीं किया है, हिंदी मीडियम से ज़्यादा रहे हैं, नर्सिंग भी बेचारों ने इंग्लिश को धक्के मार मार के पढ़ाई है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको कभी भी डरना नहीं है कि यार ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, मेरे तो अब ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, ब्रेक करके उसे अपनी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। ए क्लाइंट इज रिसीविंग ए शेड्यूल्ड डोज ऑफ डिगॉक्सिन। कुछ लोग डिजॉक्सिन भी बोलते हैं, कुछ लोग डिगॉक्सिन भी बोलते हैं ना। तो ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको डिगॉक्सिन की मेडिकेशन चल रही है। ठीक है, अब डिगॉक्सिन की मेडिसिन होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है कि आपको जो मेडिकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मेडिकेशन ऐसी है जिसके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है, परखा है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेडिकेशन कोई ऐसी है जैसे कोई कीमो टाइप की मेडिकेशन आ गई, कीमोथेरेपी, कैंसर मेडिकेशन आ गई जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो उसके अंदर आपको तुक्का नहीं मारना है। उस क्वेश्चन को आपको, वो एक शेर है कि वो अफ़साना जिसे अंजाम तक पहुँचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, है ना? तो जो क्वेश्चन के अंदर ऐसा वर्ड, एक एलियनिक वर्ड आ रहा है, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी परखा नहीं, तो उस क्वेश्चन के पीछे कभी नहीं भागना है। वो क्वेश्चन आपका डेफ़िनेटली नेगेटिव मार्किंग करवा के जाएगा। उसके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड ही नहीं पता, तो आप
उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। वही यहाँ पर एग्जाम्पल निकल के आ रहा है कि डिगॉक्सिन, अब सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है कि डिगॉक्सिन मेडिकेशन होती क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि डिगॉक्सिन मेडिकेशन क्या होती है, तो डेफ़िनेटली आप राइट आंसर कर दोगे, आपको ऑप्शंस वगैरह पढ़ने हैं। अगर आपने डिगॉक्सिन मेडिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? शुरुआत में कछुए की चाल से चलो और फिर पता चले कि टाइम बचा है 20 मिनट और क्वेश्चन करने बाकी है 40। तो ये नहीं करना है, अपना टाइम लिमिट लेके चलना है, टाइम लेस लेके चलना है। मैं डेफ़िनेटली आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के लाऊँगा कि कौन-कौन सी मिस्टेक आप करते हो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पर डिगॉक्सिन वर्ड जो है, डिगॉक्सिन क्या है? डिगॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड मेडिकेशन है, जिसे आप कार्डियक टॉनिक भी कहते हैं। ये मेडिकेशन हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं। ये 2 काम करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है और साथ में हार्ट रेट को क्या करती है? डिक्रीज़ करती है ना? अब ये बेसिक आपको पता है, तब तो क्वेश्चन आगे पढ़ने का, अटेम्प्ट करने का सेंस बनता है। अदरवाइज़ एक बार आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, हो सकता है कुछ सिंपल ही चीज़ निकल के आ जाए और आपको लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन कुछ अलग ही घुमा के पूछा हुआ है, तो उस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक खूबसूरत मोड़ देकर क्वेश्चन को छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, क्या कह रहे हैं कि डिगॉक्सिन पेशेंट को चल रही है, ए नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एपिकल पल्स इज इर्रेगुलर एट 92 बीट्स पर मिनट। ठीक है, पेशेंट की क्या है? पेशेंट की बीट इर्रेगुलर आ रही है ना? एपिकल पल्स कहाँ से लेते हैं? हार्ट से डायरेक्टली। तो एपिकल पल्स जो है पेशेंट की, वो कितनी आ रही है? 92 आ रही है, 92 आ रही है। नॉर्मली एक एडल्ट की हार्ट रेट 60 टू 90 होती है। 92 मतलब ये थोड़ा-सा हायर साइड है। हम कहेंगे पेशेंट को क्या हो रहा है? हम कहेंगे पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है। और है भी इर्रेगुलर, है ना? उसकी रिदम्स जो हैं वो क्या है? थोड़ी-सी इर्रेगुलर में है। फिर आगे देखिए, एंड द क्लाइंट्स सीरम पोटेशियम लेवल इज़ 3.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपको यहाँ पर पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू जो है, यहाँ लिख देता हूँ। नॉर्मल पोटेशियम वैल्यू होती है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का मतलब ये होता है कि 1 लीटर में फ्री, है ना? फ्री आयंस कितने उसके घूम रहे हैं, उसे बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना? तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एक नॉर्मल रेंज होती है डिगॉक्सिन की। और यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मल रेंज के अंदर। कितना आ रहा है? नॉर्मल रेंज आ रहा है 3.9। भाई 3.5 से कम होगा तो हाइपोकैलेमिया है, 5.1 से ऊपर होगा तो हाइपरकैलेमिया है। यहाँ पर दोनों ही नहीं है, 3.9 मतलब नॉर्मल रेंज में है। ओके, तो क्या दिख क्या रहा है? विच डॉक्यूमेंटेशन बाय द नर्स रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखो स्पेसिफिक वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर नर्स का स्टेटमेंट क्या होगा? नर्स के द्वारा दिया गया एक बेसिक एक्शन क्या होगा? अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? ये पूछ रहा है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन 3 निकल के आई है। पहली, पेशेंट डिगॉक्सिन मेडिकेशन ले रहा है, मतलब पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। दूसरी, पेशेंट की पल्स रेट इरेगुलर है और टेकिकार्डिया में है। तीसरा, पोटेशियम लेवल 3.9 है जो कि नॉर्मल है। अब क्या एक्शन यहाँ पर नर्स को लेना है? क्या एक एप्रोप्रिएट एक्शन नर्स को लेना है? क्या नर्स का स्टेटमेंट होगा जो पेशेंट को एजुकेट करेगा? ठीक है, ऑप्शंस देखिए। सीरम पोटेशियम लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट्स, कि सीरम पोटेशियम लेवल नॉर्मल लिमिट में है। डिगॉक्सिन विदहेल्ड करना है बिकॉज क्लाइंट हार्ट रेट इज इरेगुलर, डिगॉक्सिन नहीं देना है भाई कि पल्स रेट जो है वो इरेगुलर आ रही है। सी, डिगॉक्सिन विदहेल्ड टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी ड्यू टू लो पोटेशियम लेवल, टॉक्सिसिटी हो सकती है डिगॉक्सिन की क्योंकि पोटेशियम से लेवल लो है। या डी, फिजिशियन को नोटिफाई करना है टू रिपोर्ट द इरेगुलर हार्ट रेट एंड लो पोटेशियम लेवल। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो
कंडीशंस, जो सिनेरियो आपको बना के दिया है, उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। सिनेरियो बना के दिया है पोटेशियम का लेवल, वो जो 3.9 है, अब आपको पता होना चाहिए कि 3.5 टू 5.1 ये एक नॉर्मल लिमिट है पोटेशियम की। तो हमें ये पता है कि पोटेशियम, अब देखो मैं इसका आपको सारांश लिख के देता हूँ, ब्लू सी लिखता हूँ। पोटेशियम लेवल क्या है? यहाँ लिखता हूँ, 3 कंडीशन दी है। डिगॉक्सिन मेडिकेशन चल रही है, ठीक है? पल्स इरेगुलर एंड हाई है, और पोटेशियम लेवल दिया हुआ है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि 3.5 टू 5.1 नॉर्मल रेंज है, तो 3.9 जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो नॉर्मल है। हाँ, पल्स जो है वो इरेगुलर है और हाई है, 90 से नीचे होना चाहिए, यहाँ पर 92 आ रही है। अब क्या करेंगे? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि ABCD में उल्टा चल रहा हूँ। डी कह रहा है कि फिजिशियन नोटिफाई करेंगे, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे क्योंकि इरेगुलर पल्स है और पोटेशियम लेवल लो है। नहीं, पल्स जरूर इरेगुलर है लेकिन पोटेशियम लेवल नॉर्मल है, वो लो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, डिगॉक्सिन सी कह रहा है डिगॉक्सिन विदहोल्ड करना है टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी ड्यू टू लो पोटेशियम लेवल, ये भी नहीं होगा क्योंकि पोटेशियम लेवल लो नहीं है, पोटेशियम लेवल नॉर्मल है। बी कह रहा है डिगॉक्सिन को विदहोल्ड करना है बिकॉज क्लाइंट की हार्ट रेट ज़्यादा है। तो भैया मैंने आपको बताया है कि ग्लाइकोसाइड, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपकी डिगॉक्सिन है, वो आपकी हार्ट रेट को कम करती है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। तो एक्चुअली डिगॉक्सिन देते ही तब हैं जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है, इरेगुलर होती है, और इसी इरेगुलर की वजह से क्या होता है? इसी इरेगुलर की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन का थोड़ा-सा खतरा रहता है, डेंजर रहता है, उसी को प्रिवेंट आउट करने के लिए हम डिगॉक्सिन देते हैं। तो डिगॉक्सिन तो दी ही तब जाती है जब पेशेंट की हार्ट रेट ज़्यादा होती है। हाँ, पेशेंट की अगर एपिकल पल्स लेस देन 60 आ रही है, 60 बीट पर मिनट आ रही है, तो हमें विथहोल्ड करना होता है। क्योंकि डिगॉक्सिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया करती है, पल्स रेट को डिक्रीज कराने का काम करती है। 60 से नीचे अगर पल्स रेट आ रही है तो आपको डिगॉक्सिन विथहोल्ड करनी है, लेकिन पल्स रेट अगर हाई है तो एक्चुअली पल्स रेट हाई के अंदर ही डिगॉक्सिन देते हैं, उसको रिड्यूस कराने के लिए, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट आंसर होगा आपका ए, कि सीरम पोटेशियम लेवल इज विद इन द नॉर्मल लिमिट। 3.9 जो पोटेशियम है वो नॉर्मल लिमिट में है। यहाँ पर डिगॉक्सिन मेडिकेशन आपको क्या करनी है? कंटिन्यू करनी है। क्लियर? तो इस तरह से एक बड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को भी इजी बनाया जा सकता है अगर आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर कर सिनेरियो की जो कंडीशंस हैं, जो आपको कंडीशन दी जा रही है, उन कंडीशन को समझ लिया और प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड के साथ आंसर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लाइंट फॉलोइंग ए टोटल, देखो ये भी थोड़ा सा आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही है, वही मेथड लगाता हूँ मैं, ब्रेक डाउन करता हूँ, ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ। ए क्लाइंट फॉलोइंग ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, एक पेशेंट है जिसका क्या हुआ है? THR हुआ है जिसे हम, मतलब जो हिप फ्रैक्चर होता है तो पूरा हिप जो है नया लगाया जाता है, तो वो हिप फ्रैक्चर सर्जरी हुई है। आस्क द नर्स व्हाई शी रिसीविंग एनोक्सोपेरिनेक्स, कि उसे एनेक्सापेरिनेक्स मेडिकेशन क्यों दिया जा रहा है। ये मेडिकेशन का नाम याद रखना है, ये आपका सिनेरियो का पहला पॉइंट है कि उसे एनोक्सापेरिनेक्स मेडिकेशन क्यों दी जा रही। फॉर प्रिवेंट DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। व्हेन विद हर लास्ट हिप सर्जरी शी रिसीव्ड हिपेरिन सबक्यूटेनियस, दूसरी मेडिकेशन का नाम लिया है और वो पेशेंट खुद क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है।
व्हाट इज द मोस्ट व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स? पेशेंट क्या कह रहा है? पेशेंट कह रहा है कि भैया मेरी पहले सर्जरी हुई थी, हिप सर्जरी, उसमें तो मुझे क्या दिया था? उसमें तो मुझे दिया था हिपारिन। क्या दिया था? हिपेरिन। और अब तुम दे रहे हो एनेक्सापेरिन ऑफ, काम दोनों का आप कह रहे हो कि डीवीटी को प्रिवेंट करना है, तो हिपेरिन ही दे दो ना, मुझे तो पहले भी लगा हुआ है, एनोक्सापेरिनेक्स क्यों दे रहे हो? मतलब क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन हमें दो मेडिकेशन के बीच में, टू मेडिकेशंस के बीच में क्या करा रहा है? कंपैरिजन करा रहा है। क्या करवा रहा है? कंपैरिजन करवा रहा है कि कौन सी मेडिकेशन किस से बेहतरीन है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिपारिन और एनोक्सापेरिनेक्स में डिफरेंट क्या है। हिपेरिन हमारी बॉडी में भी नेचुरली होता है, मेडिकेशन में हम इसे ह्यूमन बॉडी से या फिर एनिमल बॉडी से रिसीव करते हैं, लेबोरेटरी में भी तैयार किया जाता है। एनोक्सापेरिनेक्स क्या होता है? एनोक्सापेरिनेक्स भी एक टाइप का हिपेरिन ही होता है, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट है ना, वो कम होता है हिपेरिन के कंपेरेटिवली। तो देखो ऑप्शन क्या है। अब आपको हिपेरिन की प्रॉपर्टी, हिपेरिन के कैरेक्टरिस्टिक और आपको एनेक्सापेरिन की प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप दोनों में सही कंपेयर करके राइट आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन आपको दो मेडिकेशन एनेक्सापेरिनेक्स और हिपेरिन में कंपैरिजन करवा रहा है। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है एनेक्सापेरिनेक्स, एनेक्सापेरिनेक्स इज लेस एक्सपेंसिव, ईजियर टू एडमिनिस्टर देन द हिपेरिन। हम पेशेंट को कह रहे हैं कि भैया ये सस्ता है और लगाने में ईजी है। दूसरा ऑप्शन, देयर इज अ लेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विद एनेक्सापेरिनेक्स, इट डज नॉट अफेक्ट द लेबोरेटरी रिजल्ट, कि ये लेबोरेटरी रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा और ये एनेक्सा हिपेरिन से क्या है, थोड़ा सा कम रिस्की है, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। सी, एनेक्सापेरिनेक्स इज लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दैट लास्ट ट्वाइस ए लॉन्ग रेगुलर हिपेरिन, जो कि रेगुलर हिपेरिन से क्या है, उसका एक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म है और ये एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन ही है। डी, एनोक्सापेरिनेक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड orally whereas heparin is only administered by the injection। अब देखो सीधी बात, आपको एनेक्सापेरिनेक्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मैं प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ, उसके बाद में आपको राइट आंसर देखना है। पहली चीज, एनेक्सापेरिनेक्स सबक्यूटेनियस लगता है, प्री फिल्ड रिफिल या प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है इसका, प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है, मतलब नीडल के साथ सिरिंज आएगी, उसमें दवाई मेडिकेशन भरी हुई आएगी, आपको अलग से लोड नहीं करनी। लो मोलिकुलर वेट हिपोरिन ही है, LMWH भी बोलते हैं, एनेक्सापेरिनेक्स नहीं करके LMWH भी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन ही है। हिपेरिन की कंडीशन में लॉन्ग एक्टिंग होता है, ऑलमोस्ट 4 गुना, ठीक है। लगाने के लिए सबक्यूटेनियस रूट इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी रिजल्ट को, लेबोरेटरी रिजल्ट जिसमें एपीटीटी आता है, उसको हिपेरिन की कंपेरेटिवली थोड़ा सा अफेक्ट कम करता है, करता तो है लेकिन कम करता है, ठीक है। अब देखो आंसर, ये प्रॉपर्टी आपको याद है, ठीक है। अब देखो, एनेक्सापेरिनेक्स इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू एडमिनिस्टर देन हिपेरिन, नहीं, दोनों ही सबक्यूटेनियस रेट से रख सकते हैं, तो और महंगा उल्टा ज़्यादा आता है, हिपेरिन से ज़्यादा महंगा आता है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। बी, देर इज अ लेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विद एनेक्सापेरिनेक्स एंड डज नॉट अफेक्ट द लेबोरेटरी रिजल्ट, लेबोरेटरी रिजल्ट को भी अफेक्ट करता है, ब्लीडिंग के चांसेस भी बने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते, ये भी आंसर हो गया रॉन्ग। फिर सी है, एनेक्सापेरिनेक्स इज ए लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन लास्ट ट्वाइस लॉन्ग एज रेगुलर इंसुलिन, सॉरी रेगुलर हिपेरिन। और डी ऑप्शन है, एनोक्सापेरिनेक्स इज एडमिनिस्टर ओरली, तो ओरली यूज नहीं किया जाता, सबक्यूटेनियस दिया जाता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हो गया आपका सी, कि एनोक्सापेरिनेक्स एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है
और इसका एक्शन जो है वो हिपेरिन के कंपैरेटिवली 2 से 4 गुना तक ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको मेडिकेशन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मेडिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पता होना चाहिए, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट पता होना चाहिए और 2 मेडिकेशन के बीच में आपको कंपैरिज़न पता होगा, तो ये आंसर आप ईज़िली कर दोगे। इसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉपर्टी अगर आपको पता थी, हमने क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस थे उनका 1 बाय 1 एलिमिनेशन किया और राइट आंसर ढूँढ निकाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, ये भी सिनेरियो बेस्ड है। थोड़ा-सा आपको कंडीशन दी है, समझो कंडीशन को। क्या कह रहा है? एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है, डायग्नोस्ड विथ क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है। एंजाइना जो है वो स्टेबल और अनस्टेबल, वैसे 4 होते हैं लेकिन अनस्टेबल और स्टेबल 2 टाइप के होते हैं। स्टेबल एंजाइना वो होता है जिसमें रेस्ट करने पर पेशेंट को रिलीफ फील होता है और अनस्टेबल एंजाइना वो होता है जिसमें पेशेंट को रेस्ट करने पर भी पेन होता रहता है, उसे अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है कि अगर ये वॉक करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। रेस्ट करने पे चेस्ट पेन कम हो जाएगा। टेल द क्लिनिकल नर्स द क्लाइंट रिपोर्ट हेडेक। अब देखो ये सिनेरियो के पॉइंट्स आ रहे हैं। पेशेंट को क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है। लास्ट फॉर सेवरल डेज आफ्टर द टेकिंग 1 डोज। सिंगल डोज, एक टेबलेट लेने पर भी पेशेंट को हेडेक होता है। ऑफ आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट। आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट जो हम लेते हैं, उसकी एक सिंगल टेबलेट लेने पर भी क्या होता है? पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। द क्लाइंट आल्सो रिपोर्ट सिम्टम ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड पाल्पिटेशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि जैसे ही आप सीधे लेटे हुए हो या बैठे हुए हो और सडन आपकी पोजीशन चेंज होती है। मतलब आप सीधे लेटे हुए हो, जैसे ही आप बैठते हो या सडनली खड़े होते हो या बैठे थे और सडनली खड़े होते हो, तो आपके आँखों के सामने 1 सेकंड के लिए एक अंधेरा आ जाता है। ऐसे-तैसे हो जाता है, अरे! पकड़ो मुझे, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। तो ये होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सडनली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल होता है, बिकॉज़ जो ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स द सेरिब्रम, सर्कल ऑफ विलियस हो रहा था, जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रहा था, वो जस्ट 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ब्लड की सप्लाई पोजीशन चेंज होने की वजह से रुकती है और पेशेंट के आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है। इसे हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। साथ में पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन और टेकीकार्डिया में फ़र्क होता है। टेकीकार्डिया आपको तब पता चलता है जब आप पल्स को पाल्पेट करते हो, फ़ील करते हो, टच करते हो। पाल्पिटेशन का मतलब होता है पेशेंट को धड़कन महसूस होती है कि मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है। ऐसे धड़क रहा है कि जैसे बाहर आ जाएगा। उसे हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। जब पेशेंट विदाउट एनी पाल्पेट करने के अलावा पेशेंट जो है अपनी हार्ट बीट को खुद फ़ील करता है। कई बार होता है ना, हम बैठे हैं, अब मैं बैठा हूँ, मुझे मेरी हार्ट रेट फ़ील नहीं हो रही अनलेस मैं उसे टच करके फ़ील नहीं करूँ, 1 2 3 काउंट नहीं करूँ। मैं ज़ोर से 2 किलोमीटर भाग के आऊँ और फिर आके खड़ा हो जाऊँ, तो मुझे अपना तेज़ धड़कन, अपनी हार्ट रेट तेज़ सुनाई देती है, धक, धक, धक हार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। तो पेशेंट को पाल्पिटेशन फ़ील हो रहा है, पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है और हेडेक होता है। 3 पॉइंट दिए हैं। क्या पॉइंट दिए हैं? हेडेक हो रहा है, ऑर्थोस्टैटिक, हाइपोटेंशन है और थर्ड पॉइंट है आपका पाल्पिटेशन। ठीक है? और मेडिकेशन कौन ले रहा है? कौन-सी ले रहा है? मेडिकेशन ले रहा है आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट। ओके? तो आगे पढ़ो। व्हिच इज़ द नर्स बेस्ट एक्शन? नर्स का यहाँ पर क्या एक्शन होगा? बेस्ट क्या होगा? अब आपको वही बात मेडिकेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तब तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट मेडिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ। आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट जो मेडिकेशन है, वो आपकी वेज़ोडायलेटर है, जो कि स्टेबल एंजाइना के अंदर या अनस्टेबल एंजाइना के अंदर हम देते हैं और कोरोनरी आर्टरीज़ को डायलेट करती है, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छा होता है और पेन कम हो जाता है। अब कोरोनरी आर्टरी को कर रही है तो ये मान के चलो बॉडी में सारी आर्टरी को ही करेगी, है ना? और लॉन्ग एक्टिंग भी इसका एक्शन होता है। तो यहाँ पर हेडेक का होना इट्स कॉमन, है ना? हेडेक इज़ अ कॉमन सिम्पटम।
या कॉमन साइड इफेक्ट। अगर हेडेक हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी मेडिकेशन इफेक्ट कर रही है, वो वेज़ोडायलेशन करवा रही है। बट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पाल्पिटेशन का होना, ये आपकी बॉडी में हो रहे हाइपोटेंशन को दर्शाता है, हाइपोटेंशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ब्लड वेसल्स कुछ ज़्यादा ही डायलेट हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा जो वॉल के ऊपर लगना चाहिए, और परफ्यूजन लेवल भी यहाँ पर भी क्या हो सकता है, वो भी आपका अफेक्ट हो सकता है। तो अब हमें क्या एक्शन करना है? पहला कि पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप अपॉइंटमेंट लो अपना डॉक्टर के साथ। बी, हैव द क्लाइंट टू रिटाइम द डोज टू टेक इट लेटर इन द डे दैट द क्लाइंट इज मोर एक्टिव। ये कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम चेंज कर दो, मेडिकेशन उस टाइम लो जब आप ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। सी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक 2 एसिटामिनोफेन 325 mg टेबलेट व्हेन टेकिंग द आइसोसोर्बिट नाइट्रेट। आइसोसोर्बिट नाइट्रेट के साथ आप क्या करो, एसिटामिनोफेन ले लो, जिससे हेडेक कम हो जाएगा। टीच द क्लाइंट दैट द हेडेक विल सबसाइड ओवर टाइम विथ कंटिन्यू मेडिकेशन। तो चलो ठीक बात है, हेडेक अगर हो रहा हो ओनली, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी अपनी जगह सही है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो रहा है, पाल्पिटेशन भी हो रहा है, जो कि बॉडी में हो रहे हाइपोटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिससे पेशेंट की बॉडी के अंदर परफ्यूजन लेवल भी अफेक्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर केवल हेडेक की तरफ नहीं जाना है, हमें दो इम्पोर्टेंट जो सिम्टम दिए हैं जो कि हाइपोटेंशन के हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। पेशेंट की जो डोज़ हो रही है, वो डोज़ ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा वेसोडायलेशन हो रहा है। इसलिए क्लाइंट को ये कहना कि मेडिकेशन लेते रहो, कम हो जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेंशन जो हो रहा है, वो सही नहीं है। टैबलेट ले लो, हेडेक ठीक हो जाएगा। एसिटामिनोफेन से चलो ठीक है, हेडेक ठीक हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेंशन और पाल्पिटेशन ठीक नहीं होगा। वो आपके बॉडी के परफ्यूजन लेवल को ऑलरेडी डिक्रीज़ करवा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है। तीसरा, पेशेंट को कहते हैं कि आप उस टाइम मेडिकेशन लो जब आप एक्टिव हो। इसका कोई सेंस नहीं बनता। जब पेशेंट एक्टिव होगा उस टाइम लेगा, और उसी टाइम उसको हाइपोटेंशन होना स्टार्ट हो गया, तो पेशेंट जो है वो फेंटिंग भी हो सकता है। इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। द राइट आंसर इज़ कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो और अपनी डोज़ को प्रॉपर एडजस्ट करवाओ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स हु इज इनिशिएट एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। एक नर्स है जो कि इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर रही है, किसका? रिंगल लैक्टेट का। क्या बोलते हैं इसको? आरएल। ठीक है, लैक्टेट रिंगर या रिंगल लैक्टेट का क्या कर रही है? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही है, आईवी इंट्रावीनस। ठीक है। ए क्लाइंट इन शॉक, क्लाइंट किस में है? शॉक में है। ठीक है। रिकॉग्नाइज द पर्पस ऑफ द आरएल फॉर दिस क्लाइंट। क्या पूछा है हमें? पर्पस पूछा है, यानी कि यूज पूछा है कि किस तरह से शॉक की कंडीशन में या शॉक वाले पेशेंट में आरएल अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आरएल क्या है। रिंगल लैक्टेट जो है वो एक आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। देने का रूट आईवी है। ओके, बस इतनी सी आपको बात पता होना चाहिए, और आप देखो अब आंसर निकाल लोगे। कंडीशन याद रखो, पेशेंट शॉक में है, आईवी रिंगल लैक्टेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रिंगल लैक्टेट लगाने का शॉक वाले पेशेंट में क्या पर्पस है, बस इतना पूछा है। ये क्वेश्चन को मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऑप्शन देखो। ए, इंक्रीज फ्लूड वॉल्यूम एंड यूरिन आउटपुट। रिंगल लैक्टेट ये करेगा कि बॉडी में जाएगा और फ्लूड वॉल्यूम को इंक्रीज कराएगा, और जो शॉक हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा, परफ्यूजन लेवल प्रॉपर होगा और यूरिन आउटपुट बनने लग जाएगा। बी, ड्रॉ वाटर फ्रॉम सेल इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जाएगा और सेल के अंदर जो वाटर है उसे बाहर लाएगा। सेल के अंदर जो वाटर है उसे बाहर लेकर आएगा, यानी कि ओस्मोसिस करवाएगा।
कि सॉल्वेंट का मूव करना लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि सेल के अंदर से पानी को बाहर निकालेगा और ब्लड वेसल्स में लेके आएगा, यानी ऑस्मोसिस करवाएगा। सी, प्रोवाइड कराएगा डेक्सट्रोज एंड न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट सेलुलर डेथ, सेल की डेथ नहीं होने देगा। डेक्सट्रोज जो एनर्जी सोर्स है उसको प्रोवाइड कराएगा। या डी, रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्डियक स्टेबलाइजेशन, और हार्ट को स्टेबलाइज कराने में हेल्प करेगा। शॉक से पेशेंट की डेथ नहीं होने देगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाके डेथ नहीं होने देगा। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा एलिमिनेशन लगाना है। प्रॉपर्टी मैंने कहा आइसोलेटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ऑप्शन बी कह रहा है ड्रॉ वाटर फ्रॉम सेल इनटू ब्लड वेसल्स, ये काम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का होता है, आइसोटोनिक का नहीं होता, इसलिए ये हो गया गलत, क्योंकि रिंगल लैक्टेट एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, न कि हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होगा उसमें आपकी जो सॉल्वेंट सोल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन हाई रहेगी, जिससे सेल के अंदर का पानी है ना सॉल्वेंट उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो ये तो नहीं होगा। प्रोवाइड कराएगा डेक्सट्रोज एंड न्यूट्रिशन, आरएल के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, वो डीएनएस में पाया जाता है। डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन जो आता है उसमें पाया जाता है, वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन आरएल के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, डेक्सट्रोज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब ऑप्शन बचे दो, ए और बी। इंक्रीज कराए फ्लूइड वॉल्यूम को और यूरिन आउटपुट को बढ़ाए सॉरी, या फिर रिप्लेस करे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांस होना होगा, आपको आरएल का कंपोजिशन पता होना चाहिए। आरएल के कंपोजिशन में मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये कभी भी मैग्नीशियम नॉट प्रेजेंट, तो ये कभी भी मैग्नीशियम का क्या नहीं करवाएगा, मैग्नीशियम का इम्बैलेंस को प्रॉपर नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी हो गया गलत। ए, इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है उसको इंक्रीज कराएगा, परफ्यूजन लेवल को मेंटेन कराएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाएगा और यूरिन आउटपुट को नॉर्मलाइज करवा देगा। दिस इज द आंसर। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो 3 क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड, उसमें आपने एक चीज कॉमन देखी है, वो कॉमन चीज है आपको मेडिकेशन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मतलब उसका इफेक्ट, यूज और एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए। तो आप इजीली क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे क्वेश्चन, है ना। यही फार्माकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने का तरीका होता है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट रिसीविंग मल्टीपल मेडिकेशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। एक पेशेंट है जिसे मल्टीपल मेडिकेशन चल रहे हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर। इसमें कौन सी डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, ये याद रखना है, ठीक है। विच साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। कार्बिडोपा या लीवोडोपा जो मेडिकेशन आती है, जो कि डोपामाइन लेवल को बढ़ाने के लिए हम देते हैं पार्किंसन डिजीज में। पार्किंसन डिजीज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी में डोपामाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, वो उसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली को ये डिजीज थी, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लीवोडोपा देते हैं, डायरेक्ट डोपामाइन नहीं देते, है ना। लीवोडोपा देते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामाइन में कन्वर्ट होता है और बॉडी में डोपामाइन जो है उसके लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पेशेंट को बहुत सारी मेडिकेशन चल रही है और साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि ये साइड इफेक्ट किसका है। तो ये पूछ रहा है कि हमने कुछ साइड इफेक्ट ऑप्शन में दिए हैं, क्या वो लीवोडोपा के साइड इफेक्ट है, आपको पता लगाना है। तो देखो साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, निस्टोनिया और एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया या एजिटेशन, मसल रिजिडिटी और कार्डियक डिसरिथमियास, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड ड्राई माउथ। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है,
पार्किंसन डिजीज के खुद के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और लीवोडोपा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पर एक साथ क्या करनी है, तैयार करनी है। तो एक काइनेजिया जिसमें मसल जो वॉलेंट्री मसल है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहती है ना। पेशेंट को ऐसा है, पेशेंट को हम कहेंगे हाथ उठाओ तो ही कैन नॉट लिफ्ट हिज हैंड, हमारी कमांड फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठा पाएगा, डोपामाइन की कमी की वजह से जो वॉलेंट्री मसल से वो फंक्शन नहीं कर रही होती है। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब होता है कि पेशेंट का इनवॉलेंट्री मूवमेंट मसल का होता रहता है, इस तरह पेशेंट भी हिलता रहेगा, है ना। द ग्रेट मोहम्मद अली को देखना, वो ऐसे रहते थे अपने आखिरी टाइम में। तो ये दोनों के दोनों पार्किंसन डिजीज के सिम्टम है। नेक्स्ट है ब्रेडिकाइनेसिया और एजिटेशन। एजिटेशन जो है वो लीवोडोपा का एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन ब्रेडिकाइनेसिया वही इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट का थोड़ा कम होना, एकाइनेसिया में बिल्कुल नहीं होना, ये पार्किंसन डिजीज का सिम्टम है। तो ये भी नहीं होगा आंसर, और आंसर ये भी नहीं होगा। फिर है मसल रिजिडिटी एंड कार्डियक डिसरिदमिया। लीवोडोपा का साइड इफेक्ट है, ये कार्डियक डिसरिदमिया कॉज करता है, लेकिन मसल रिजिडिटी अगर हो रही है तो ये क्या है, पार्किंसन डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो आंसर ये भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज आपका ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और ड्राई माउथ। ये दोनों के दोनों पार्किंसन डिजीज के सिम्टम नहीं है, ये लीवोडोपा के क्या है, ये लीवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट है। इसीलिए जिस पेशेंट को लीवोडोपा चलती है उसको हम एडवाइस करते हैं च्युइंगिंग गम्स, है ना। च्युइंगम्स जो आती हैं शुगरलेस च्युइंगम्स, वो उसे कंटिन्यूसली चबाने के लिए एडवाइस की जाती है ताकि माउथ जो है वो ड्राई ना हो, और पेशेंट को वाटर इंटेक ज़्यादा बताया जाता है ताकि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी ना हो। तो देखा आपने, अगर आपको मेडिकेशन का प्रॉपर नॉलेज है, उसके आपने एडवर्स इफेक्ट पढ़ रखे हैं, तो आप इजीली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ पर ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको और ज़्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग ए लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट फॉर ए मेल क्लाइंट। एक मेल क्लाइंट है, उसकी क्या कर रही है, असेस कर रही है लेबोरेटरी टेस्ट को। मेल क्लाइंट है जो कि रिसीव कर रहा है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मुझे होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले आपके गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स है, एलएच और एफएसएच, जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करते हैं, जो कि सेक्सुअल हार्मोन है, उसके ट्रीटमेंट में हम टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट करते हैं, बाहर से मेडिकेशन दी जाती है। तो ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको टेस्टोस्टेरोन मेडिकेशन चल रही है, पेशेंट को गोनाडो हाइपोगोनाडिज्म है। तो इस केस में कौन सी लेबोरेटरी रिपोर्ट, विच लेबोरेटरी रिपोर्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू रिव्यू। अब आपको ये पूछ रहा है कि अगर पेशेंट टेस्टोस्टेरोन थेरेपी पर है तो कौन सी लेबोरेटरी रिपोर्ट हम रेगुलर करवा कर देखेंगे, है ना। जैसे पेशेंट अगर डायबिटीज़ है, उसको शुगर की मेडिकेशन मेटफॉर्मिन वगैरह या कुछ इंसुलिन वगैरह चल रही है, तो हम क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे हम फास्टिंग ब्लड शुगर HbA1c करवा के देखते हैं, है ना। किसी पेशेंट को थायराइड मेडिकेशन चल रही है तो हम टाइमली उसका T3 T4 TSH थायराइड प्रोफाइल करवा के देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर टेस्टोस्टेरोन किसी पेशेंट को चल रहा है तो रेगुलर बेसिस पे हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन को इवाल्युएट करेंगे। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, पार्शियल थ्रोम्बिन प्लास्टिल टाइम, यूरिन एनालिसिस या सीरम पोटेशियम लेवल। ओके, तो एक चीज़ याद रखो, टेस्टोस्टेरोन जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ उसमें,
कोई इतना एलिमिनेशन मेथड नहीं है। टेस्टोस्टेरोन की जो मेडिकेशन आती है, वो आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 40 टू 70 mg पर डे पर 70 टू 40 mg पर डीएल होती है, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। हमारी बॉडी में जो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसे बाहर निकालने में या उसको एलिमिनेट कराने में, उसको यूटिलाइज कराने में हेल्प करता है। एचडीएल की ले वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेडिकेशन। तो एचडीएल अगर डिक्रीज हो गया तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और आपका एलडीएल, ये दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर जब पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन मेडिकेशन के ऊपर है, रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, तो हमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल रेगुलर बेसिस पे करा के देखना है कि एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है और कोलेस्ट्रॉल कितना है। क्योंकि ये मेडिकेशन आपके लिपिड प्रोफाइल को क्या करती है, अफेक्ट करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को अफेक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए क्लाइंट इज एन ए क्लाइंट इज एनेबल टू कंट्रोल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। ठीक है, जीआरडी है पेशेंट को, है ना। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, मेडिक ड्रग, पहले डिजीज के बारे में समझ लो। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, जिससे स्टोमक का कंटेंट बार बार कहाँ आता है, ईसोफेगस में आता है। और ईसोफेगस की जो इनर म्यूकोजा है वो एचसीएल के कांटेक्ट में आने की वजह से बार बार इरिटेट होती है, जिसे हम जीआरडी बोलते हैं, हार्ट बर्न बल नॉर्मली बोलते हैं ना। ए क्लाइंट इज एनेबल टू कंट्रोल जीआरडी विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके देख लिया। मोस्टली बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कैफीन हो गया, चाय वगैरह हो गई, खाना खाते ही सो जाना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब जीआरडी को प्रमोट करती है, जीआरडी इनसे बढ़ता है। तो उसने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके देख ली, चाय भी बंद कर दी, खाना खाने के बाद में 2 घंटे वॉक भी करता है, ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को भी अवॉइड कर दिया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खा रहा है, उसके बाद भी उसको जीआरडी हो ही रहा है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी जीआरडी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट बाय यूजिंग विच ऑफ द काउंटर मेडिकेशन द सिम्टम कैन बी सक्सेसफुली डिक्रीज। तो नर्स कौन सी मेडिकेशन उसे एडवाइस करें जिसके काउंटर अटैक के उसे या काउंटर एक्शन की वजह से जो जीआरडी के अफेक्ट है, जीआरडी खत्म नहीं होगा, जीआरडी के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम मैंने क्या बताया, हार्ट बर्न। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका एचसीएल ईसोफेगस की म्यूकोजा के कांटेक्ट में आ रहा है। ईसोफेगस के कांटेक्ट में आ रहा है, कौन आ रहा है, एचसीएल, है ना। तो कौन से मेडिकेशन है जो कि इसके सिम्टम को कम करेगी, तो सिम्टम को कम करना है, तो सिम्टम आ क्यों रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं एचसीएल के प्रोडक्शन की वजह से। तो हमें क्या करना है, ऐसी मेडिकेशन देनी है जो एचसीएल को डिक्रीज करवा दे। एचसीएल डिक्रीज हो जाएगा, एचसीएल कम सीक्रेट होगा, तो जीआरडी में जो इरिटेशन हो रहा है, जो हेड बर्न हो रहा है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो, एस्प्रिन, रेनिटिडिन, आइबुप्रोफेन या डेस्लोरेटाडिन। तो भैया यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, H2 ब्लॉकर, रेनिटिडिन, जो कि एचसीएल के प्रोडक्शन को मिनिमाइज कराती है, कम करवाती है। ओके, इसकी जगह आप दूसरी मेडिकेशन भी ले सकते हो, लाइक एल्कलीन्स जो आते हैं आपके, जेलोसिल वगैरह, ये सब है ना। तो ये क्या है, एल्कलीन नेचर के होते हैं, ये पीएच को क्या करते हैं, पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं ना, या आपका जो एसिड है एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एस्प्रिन, एस्प्रिन आपके एचसीएल सिक्रेशन को बढ़ाएगी। आइबुप्रोफेन, ये भी आपके एचसीएल प्रोडक्शन को बढ़ाती है, अल्सर कॉज कराने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये सारे आंसर नहीं होंगे, यहाँ पर आंसर होगा रेनिटिडिन, जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन, सॉरी, जो आपका पार्शियल सेल से जो एचसीएल रिलीज हो रहा है, उसे वो क्या कर देगी, पूरी तरह
रिड्यूस करा देगी, कम करा देगी। HCl ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा, HCl ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा तो जो GRD बन रहा है, ईसोफेगस रिफ्लेक्स आ रहा है, और रिफ्लेक्स की वजह से जो कंटेंट HCl आपके स्टोमक सॉरी आपके ईसोफेगस तक आ रहा था, वो मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि ए पेशेंट इज एडमिटेड इन द आईसीयू। पेशेंट जो है वो आईसीयू में एडमिटेड है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके का है। ये क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से रिलेटेड भी है और ये क्वेश्चन आईसीयू प्रैक्टिस से रिलेटेड भी है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है। ए पेशेंट एडमिटेड इन द आईसीयू, हिज बीपी इज फॉलिंग डाउन ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब अचानक से उसका बीपी गिर रहा है। कितना था? 130/80 आ रहा था, फिर सडनली 110 हुआ सिस्टोलिक, फिर सडनली सिस्टोलिक 100 हुआ, फिर सडनली सिस्टोलिक 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, तो ड्रामेटिकली फॉल डाउन होता जा रहा है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर एडवाइस इन्फ्यूजन ऑफ डबल स्ट्रेंथ। देखो ये है वर्ड पकड़ने वाला। डॉक्टर ने एडवाइस किया है डबल स्ट्रेंथ नॉर एड्रेलिन इन्फ्यूजन चलाना है। इन्फ्यूजन चलाना है मतलब इंट्रावेनस देना है, और इन्फ्यूजन से हम वो मेडिसिन देते हैं जो स्लोली स्लोली देनी होती है। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि डबल स्ट्रेंथ नॉर एड्रेलिन, डबल स्ट्रेंथ नॉरेड पेशेंट को क्या करना है, स्टार्ट करना है इन्फ्यूजन में। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर हाउ शुड प्रिपेयर दिस नॉर एड्रेलिन सॉल्यूशन। तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर किस तरह से नॉरेड का प्रिपरेशन करेगा। अब यहाँ पर ये फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए। कि नॉरेड का कंपोजिशन क्या होता है, उसमें कितना mg नॉर एड्रेलिन मेडिकेशन है पर ml के हिसाब से, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए 8 mg नॉर एड्रेलिन इन 50 ml डेक्सट्रोज, 4 mg नॉर एड्रेलिन इन 50 ml डेक्सट्रोज, 2 mg नॉर एड्रेलिन इन 50 mg डेक्सट्रोज, या 4 mg नॉर एड्रेलिन इन 550 ml NS, ठीक है। सॉरी वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं ऑप्शंस को। 8 mg नॉरेड इन 50 ml डेक्सट्रोज, 4 mg नॉरेड इन 50 ml डेक्सट्रोज, 2 mg नॉरेड इन 50 ml डेक्सट्रोज, या 4 mg नॉरेड इन 50 ml नॉर्मल सलाइन। तो कौन सा प्रिपरेशन हम करेंगे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपोजिशन पता होना चाहिए। नॉरेड का जो कंपोजिशन आता है वो आता है 2 mg ईच ml, और जो एम्पूल आती है वो 2 ml की आती है। मतलब एक एम्पूल के अंदर 4 mg आएगा। ये 4 mg कहलाता है सिंगल स्ट्रेंथ। डबल स्ट्रेंथ का मतलब है 2 एम्पूल लेनी है। कितनी लेनी है? 2 एम्पूल लेनी है। कितनी एम्पूल लेनी है? 2 एम्पूल लेनी है। 2 एम्पूल लेंगे तो 8 mg हो जाएगा। सिंगल स्ट्रेंथ मतलब सिंगल एम्पूल, डबल स्ट्रेंथ मतलब 2 एम्पूल, ट्रिपल स्ट्रेंथ मतलब 3 एम्पूल, क्वाड्री स्ट्रेंथ मतलब 4 एम्पूल, ठीक है। तो 2 एम्पूल लेंगे तो उसमें 8 mg टोटल क्या हो जाएगा आपका। एक एम्पूल में कितना है? 4 mg, तो 2 एम्पूल में कितना हो जाएगा? 8 mg। और उसको हम मिक्स करेंगे, एक्सट्रोज में भी कर सकते हैं, डेक्सट्रोज 5% में भी कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। और नॉर्मल सलाइन में भी कर सकते हैं, बट होना आइसोटोनिक चाहिए। अब देखो यहाँ पर 4 mg 50 ml NS मेरे ऑप्शन में दिया तो है, लेकिन mg4 ही है, मतलब सिंगल स्ट्रेंथ है। तो ये सिंगल स्ट्रेंथ है, ये सिंगल से भी हाफ स्ट्रेंथ हो गया, ये सिंगल स्ट्रेंथ हो गया। दिस इज द डबल स्ट्रेंथ। 8 mg 2 एम्पूल नॉरेड की डिजोल्व करेंगे हम 50 ml डेक्सट्रोज में, या इसकी जगह अगर नॉर्मल सलाइन दिया रखे तो भी राइट आंसर होगा। यहाँ पर नॉर्मल सलाइन दिया है, लेकिन डोज जो है वो आधी दी थी, सिंगल डोज की दी थी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मच डोज ऑफ जिंक इज गिवन टू ए 5 month बेबी हु इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है मेरा है। जिंक ORS के साथ छोटे बच्चों को जिंक मेडिकेशन दी जाती है इन केस ऑफ डायरिया। वो क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है जो हेल्पफुल होता है उसको बढ़ाता है, इंटेंसिटी ऑफ डायरिया और सीवियरिटी ऑफ डायरिया को क्या करता है,
कम करता है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 5 महीने का बच्चा है। अब देखो इम्पोर्टेंट डोज़ से रिलेटेड ये 5 मंथ बेबी है, डायरिया से सफ़र है, उसे हम ज़िंक कितना देंगे? तो आपको सीधा-सीधा मेमोराइज़ करना है। ज़िंक डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है ये कि 10 एमजी पर डे ज़िंक देना होता है। ज़िंक सल्फेट या ज़िंक टैबलेट्स आती है, सचेट्स भी आते हैं। लेस देन 6 मंथ और 20 एमजी पर डे ज़िंक। बच्चा अगर है मोर देन 6 मंथ का। 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो 20 एमजी पर डे देना है। 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 10 एमजी पर डे देना है। पर डे देना है, पर डे बोल रहा हूँ, ठीक है? ओवर 14 डेज़ के लिए, 14 दिन के लिए, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या गलती करते हैं। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो। आप जल्दीबाज़ी बहुत करते हो। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन सिंपल है, जिंक देना है बेबी को डायरिया में। पूरा क्वेश्चन नहीं समझेंगे कि बच्चे की एज भी दी रखी है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट हो गया, हाउ मच जिंक इज़ गिवन 5 बेबी डायरिया, कितना देते हैं? सीधे-सीधे इस फॉर्मूले के ऊपर जाएँगे। 5 महीने से छोटा है, सॉरी 6 महीने से छोटा है तो 10 एमजी, 6 महीने से बड़ा है तो 20 एमजी। जल्दी से देखेंगे 10 एमजी कहाँ लिखा हुआ है? ये 10 एमजी लिखा है, ए राइट आंसर, आगे बढ़ जाएँगे। दिस इज़ ट्रिकी क्वेश्चन माय डियर। आगे आप टाइम देखो, मैंने लिखा है बीडी, बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे का मतलब 10 एमजी बीडी, 10 एमजी दिन में 2 बार, तो टोटल कितना हो गया? 20 एमजी हो गया। 20 एमजी हम देते हैं 6 महीने से ऊपर के बच्चे को, न कि 6 महीने से छोटे बच्चे को। बच्चा 6 महीने से छोटा है, 5 महीने का ही है। इसे हम डोज़ देंगे 10 एमजी पर डे। द राइट आंसर इज़ सी, 5 एमजी बीडी। सुबह 5 एमजी, शाम को 5 एमजी, टोटल हो गई 10 एमजी। 10 एमजी ही देनी होती है जब बच्चा 6 महीने से छोटा होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ामिनर आपको फँसाने के लिए ईज़ी क्वेश्चन पूछेगा, पहला ही ऑप्शन कन्फ्यूजिंग रख देगा, आप जल्दी से यहाँ पर 10 एमजी करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे आपने नहीं पढ़ा ओडी लिखा है या बीडी लिखा है ना? एक वर्ड बीडी लिखने की वजह से डोज़ जो है वो इस बच्चे के लिए डबल हो चुकी है। ओके, तो ये आंसर राइट नहीं होगा, राइट आंसर होगा सी, 5 एमजी पर डे। 5 एमजी पर डे का मतलब सुबह 5 एमजी, शाम को 5 एमजी, टोटल हो गई 10 एमजी। और यही 10 एमजी देनी होती है हमें 6 मंथ से लेस देन एज के बच्चे को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल इन केस ऑफ एडिसन डिजीज? एडिसन डिजीज के अंदर ये भी आपका मिक्स क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी और आपका आईसीयू या इमरजेंसी प्रैक्टिस का। अगर पेशेंट को एडिसन क्राइसिस हुआ है, एडिसन क्राइसिस क्या होता है? एडिसन एक डिजीज़ होती है जिसमें आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो कम बनते हैं। एडिसन क्राइसिस तब होता है जब पेशेंट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक सर्जरी, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, बर्न इनके अंदर जाता है, इन्फेक्शंस वगैरह, है ना? तो उस केस में पेशेंट को एडिशन क्राइसिस होता है, जो भी थोड़ा बहुत आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट हो रहा था वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है और पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाता है। इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है पेशेंट को कार्डियक कोलैप्स होने से बचाने के लिए, और वो होती है आईवी रिप्लेसमेंट। आईवी फ्लूइड को रिप्लेस करना होता है। सेकंड प्रायोरिटी पेशेंट को क्या करना होता है? 200 एमजी हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना होता है, हाइड्रो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है वो। तो देखो क्या ये कह रहा है, क्या प्रोटोकॉल है? 1000 ml एनएस इन 1 आवर, उसके बाद में 1000 एमएस इन नेक्स्ट 2 आवर और 1000 एमएल नेक्स्ट 4 आवर। ऑप्शन बी 1000 एमएस एनएस इन 1 आवर, 1000 एमएस एनएस इन नेक्स्ट 4 आवर, 1000 एनएस इन नेक्स्ट 16 आवर। सी 1000 एनएस इन 4 आवर, 1000 एनएस इन 8 आवर, 1000 एनएस इन 12 आवर्स। डी ऑप्शन 1000 आरएल इन 1 आवर, 1000 डीएनएस या डी5 डेक्स्ट्रोसलाइन, है ना, इन नेक्स्ट 2 आवर, या 1000 एनएस इन नेक्स्ट
4 आवर। ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक्स उठा के देख लीजिए, ये नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको एनप्रेप के ऊपर, क्योंकि एनप्रेप किसी भी कोचिंग से, किसी भी बुक से एक बहुत हाईली एडवांस एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। हम अपने आप को कोचिंग नहीं कहते हैं। कोचिंग और हम में बहुत फ़र्क है ना? हम जो करा रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड नर्सिंग जो प्रोफ़ेशन है उसे स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए, उसका एक लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए आपको हायर स्टडीज़ कराते हैं, और यही स्टडी आपको नॉटसेट के अंदर बहुत जल्दी सेलेक्ट करवाती है। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एम्स हो गया, उनमें जो स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं वो नोटसेट बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में जो नोटसेट जो अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं, फिर वो कोचिंग जाते हैं, जहाँ उनको 12-12 घंटे तक पढ़ाते हैं, घर जाके वो खुद नहीं पढ़ पाते, फिर वो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और 2 या 3 साल के बाद में जाके सेलेक्ट होते हैं। तो हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव है ये जो 2 या 3 साल का आपका सिलेक्शन का गैप है, उस गैप को कम करना। हम चाहते हैं आप अपनी स्टडी टाइम में ही, एनप्रेप केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर लिया और अ, अब जो है वो अपना नॉटसेट की तरफ देख रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और आने वाली 4 साल में अपने आप को पास आउट होते ही एग्ज़ाम देकर नॉटसेट क्रैक करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपको किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी बुक्स के में नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द हाइली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल व्हिच इज़ फॉलोड इन द हॉस्पिटल्स। देखो इसका राइट आंसर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। राइट आंसर इसका है ए। जब भी एडिशन क्राइसिस होता है, तो हमें आईवी फ्लूइड रिप्लेस करना होता है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया, जैसे पेशेंट आया 10 सुबह 10 बजे, तो हम सबसे पहला काम करेंगे आईवी लाइन लेंगे, ठीक है? जल्दी से क्या करेंगे इंट्रावेनस लाइन लेंगे और पेशेंट को एनएस स्टार्ट करेंगे 1000 एमएल, और ये एनएस 1 आवर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब इसकी रेट इस तरह सेट करेंगे कि 1 घंटे में पूरा 1000 एमएल बॉडी में चला जाए। उसके बाद में तो 10 बजे आया, आईवी फ्लूइड लिया, 1 घंटे में पूरा किया, कितनी बज गए? 11 बजे ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? 11 बजे 11 एएम पर दूसरा आईवीएनएस है ना 0.9% वाला लगाएँगे 1000 एमएल का, और उसकी रेट करेंगे कि वो 2 घंटे में खत्म हो। तो 11 बजे लगाया, 12 और 1, 1 बजे ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा एनएस हम वापस लगाएँगे 1 बजे। वो भी 1000 एमएल का होगा और उसे हम पूरा करेंगे नेक्स्ट 4 आवर में। मतलब 1 बजे स्टार्ट किया तो 2, 3, 4, 5, शाम को 5 बजे ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये प्रोटोकॉल है एडिशन क्राइसिस में आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट का। आप किसी भी बुक उठा के देखोगे, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के देखोगे ना, तो उन्होंने लिखा रखा है, रटा रखा है बच्चों को, एडिशन क्राइसिस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? आईवी रिप्लेसमेंट, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। लेकिन देना कैसे है भाई आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट? कौन-सा फ्लूइड देना है? कैसे देना है? कितना देना है? कितनी देर तक देना है? ये आपको मिलता है ओनली एनप्रेप के ऊपर। बिकॉज़ वी आर नॉट, मैंने आई नहीं कहा, मैंने कहा वी, बिकॉज़ आप भी एनप्रेप का हिस्सा बन चुके हो। अगर आपने एनप्रेप का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और हमारे इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड एजुकेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको केवल एनप्रेप पे मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन में हमने इतना ही रखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नोट सेट से आते हैं, वो मैंने आपको तैयार करवाए हैं। एक्चुअली पर्पज़ क्वेश्चन तैयार कराने का ये था कि आपको एक्चुअली मेथड्स बताए हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन तरीका एक ही होता है। वो तरीका मैंने आपको बताया है, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेडिकेशन का एक्शन, उसका इफ़ेक्ट, उसका साइड इफ़ेक्ट, वो सब आपको अगर पता है, तो ही आप उस क्वेश्चन के ऊपर जाइए। अगर कोई मेडिकेशन ऐसी आ गई जिसका आपने नाम तक नहीं सुना, तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्किंग से अपने आप को बचाना है। और अगर आपने ड्रग के बारे में पढ़ा है, उसका आपको नॉलेज है, तो किस तरह से उस एक्शन, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, उसके फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट, है ना? उन सब उसके यूजेस को किस तरह से क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है,
और एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए अपना राइट आंसर देखना है। तो थैंक यू, थैंक्स टू ट्रस्ट ऑन एनप्रेप। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाले हैं, पर डे क्लासेस होगी, जो कि लाइव क्लासेस होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ट्रस्ट ऑन एनप्रेप। थैंक यू।